12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के फाइनल ओपिनियन पोल को लेकर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। नतीजे जो ओपिनियन पोल के सामने आए हैं उसके हिसाब से आंकड़ा आपको दिखाऊंगी। पहले परिचय मेहमानों से करा देती हूं। 3 वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, अभय दुबे जी, विनोद अग्निहोत्री जी और मुकेश केजरीवाल जी। लेकिन पहले सी वोटर का सर्वे और उसका आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य लोकसभा सीटों के नंबर के लिहाज से महाराष्ट्र है। 48 लोकसभा सीटें हैं और सर्वे ये कह रहा है कि 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 30 सीटें जा सकती है। इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। अन्य का सुपड़ा साफ। अन्य का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में 2019 में एआईएमआईएम का खाता खुला था, एक सीट उसने जीती थी और नवनीत राणा जो एक निर्दलीय जीती थी 2019 में, इस बार एनडीए की तरफ से वो अमरावती से चुनाव मैदान में है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर जो सर्वे के आंकड़े में उभर कर सामने आ रही है। लेकिन क्या मामला वाकई में इतना सीधा, इतना स्पष्ट, इतना साफ है? नहीं। और ये मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि अब देखिए आप 28 सीटें जिनके बारे में अब आपको विस्तार से बताएंगे। 28 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला दिलचस्प, और वो इसलिए क्योंकि मुकाबला नजदीकी है। इन 28 सीटों पर 3% से लेकर 1% तक वोट शेयर का खेल अगर इधर से उधर होता है तो तस्वीर बदल जाएगी हार और जीत की। मुकाबला काफी दिलचस्प, कुछ भी हो सकता है। इनमें से 15 सीटें 3% के स्विंग के साथ तस्वीर बदल सकती हैं। 13 सीटें 1% के स्विंग के साथ वोट शेयर में तस्वीर बदल सकती है। तो ऐसे में ये कौन सी सीटें हैं आपको बताते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र में देखिए 3% स्विंग में एनडीए किस तरीके से फंसा हुआ है, क्योंकि चाहे कोल्हापुर हो, वर्धा हो, रामटेक हो, बीड़ हो, ठाणे हो, डिंडोरी हो, फिलहाल ये सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई जरूर नजर आ रही हैं। लेकिन ये 6 सीटें और 3% का स्विंग अगर यहां पर हो जाता है तो एनडीए से निकलकर ये सीटें सीधे इंडिया गठबंधन में खाते में चली जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन किस तरीके से 3% के स्विंग में फंसा हुआ है। यहां तो मामला 9 सीटों का है जी। 9 सीटें फिलहाल जा रही हैं इंडिया गठबंधन के खाते में। महाराष्ट्र की अहमदनगर, हटकांगले, यवतमाल, गढ़चिरौली, हिंगोली, भिवंडी, रायगढ़, बारामती, शिरडी, मतलब एनसीपी शरद पवार वाला गढ़ जहां पर ननद भाभी की लड़ाई है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल ये सीटें जरूर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, लेकिन सिर्फ 3% वोट शेयर के साथ, बढ़त के साथ। और अगर तस्वीर बदलती है तो 9 की 9 सीटें जो हैं वो जा सकती हैं एनडीए में। अब और कम जहां पर मार्जिन फिलहाल जीत का नजर आ रहा है, सिर्फ 1% का जहां पर जीत का फिलहाल मार्जिन नजर आ रहा है, उसमें जो सीटें फंसी हुई हैं एनडीए की, उनका नंबर देख लीजिए आप। भंडारा, चंद्रपुर, पिछली बार कांग्रेस ने जो इकलौती सीट जीती थी ना महाराष्ट्र में, वो यही चंद्रपुर थी। चंद्रपुर, सांगली, नासिक, मुंबई साउथ, सोलापुर, धुले और मुंबई नॉर्थ ईस्ट। तो कुल मिलाकर ये वो सीटें हैं, 8 सीटें हैं फिलहाल एनडीए के खाते में जा रही हैं, लेकिन सिर्फ 1% वोट शेयर की बढ़त के साथ। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रही हूं। और इसी तरीके से 1% वोट शेयर के साथ जो इंडिया गठबंधन में फिलहाल सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, नंदुरबार, नांदेड़, बुल्ढाना, औरंगाबाद, सतारा। तो अगर यहां पर खेल पलटता है तो फिर ये जो 5 की 5 सीटें हैं वो बड़ी आसानी से एनडीए के खाते में जा सकती हैं। तो इसीलिए 28 सीटें और 28 सीटों को लेकर जो राजनीति का ऊंट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। और ऐसे में महाराष्ट्र में किसकी बढ़त कहना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। अभय दुबे जी, देखिए, अगर महाराष्ट्र में कोई लहर चल रही होती या कोई बड़ा मजबूत दिखाई देने वाला अंडर करंट होता तो हम 3%, 1% के स्विंग की चर्चा न कर रहे होते। 48 सीटें हैं, 48 सीटों में से 28 सीटें, यानी केवल 20 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में सुरक्षित पूर्वक कुछ चीज बात कही जा सकती है। 28 सीटों की जब ये हालत है, इसका सीधा मतलब है ना तो वहाँ कोई मोदी मैजिक चल रहा है, ना कोई 400 पार का नारा चल रहा है। लड़ाई बहुत फंसी हुई है, बहुत कठोर लड़ाई है। एकनाथ शिंदे साहब का भी जब इंटरव्यू दिखा रही थी तो वो इस बात पे काफ़ी नाराज़ हो रहे थे कि उनको 11 सीटों का नुकसान हो रहा है, वो इसी वोटर के खिलाफ नाराज़ थे। लेकिन उनको खुद भी सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में ये स्थिति क्यों है। अगर वो शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाते, अगर अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाते तो आज महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति अपेक्षाकृत साफ होती और उसके बारे में कोई चीज विश्वासपूर्वक कही जा सकती। अब तो बिल्कुल इतनी चीजें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं, हाँ, गड्ढमड्ढ हो चुकी हैं, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। और किसी भी तरीके से आप सोचिए तो साफ लगता है कि जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ यानी एनडीए है वो 2019 का नतीजा दोहरा नहीं सकता वहां पर। ये तो कम से कम तस्वीर साफ ही हो रही है सर्वे के हिसाब से ही। मुकेश केजरीवाल जी, बिल्कुल, देखिए उसका कारण भी है।
जो शिवसेना है मूल रूप से जो पार्टी जो उद्धव ठाकरे की, वो चूंकि अब इनके साथ नहीं है, लेकिन एक बात ये मुझे जो लगता है, इतनी सीटों पे जो उलटफेर की बात हो रही है उसका कारण दूसरा है। भाजपा के जो समर्थक हैं वो इतना सब कुछ गड्ढमड होने के बावजूद वो उनके साथ इंटैक्ट हैं। ये जो उलटफेर की बात हो रही है इसका कारण मुझे दूसरा लगता है, शिवसेना के 3 टुकड़े हो गए हैं। एनसीपी पहली बार इस तरह से विभाजित है। सरकार में रहने का जो फायदा होता है वो एक गुट को मिलेगा, जबकि कोर रूप से जो एनसीपी है वो अपना फायदा उठाने की कोशिश करेगी। इस तरह से देखें, कांग्रेस भी टक्कर में है और भाजपा का मुझे लगता है कि आपका सर्वे भी दिखा रहा है कि भाजपा का समर्थक इतना कुछ होने के बावजूद सरकार बनाने के लिए जो जो किया गया जिस तरह से, और उसके जो पुराने पिछली बार के जो गठबंधन के साथी थे वो अलग हट गए, इन सब के बावजूद जितने आरोपी गिनाए जाते हैं कि भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने लिया, उसमें से सबसे बड़े नाम महाराष्ट्र से आते हैं। इसके बावजूद बीजेपी को महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि कोई बहुत सीधे उनको दिक्कत नहीं हो रही है। शिवसेना की वजह से जो उनको पिछली बार सीटें मिली थी वो इस बार उलटफेर हो सकती है। विनोद सर, देखिए, महाराष्ट्र में मुझे लगता है एक ही नैरेटिव है जिसमें चुनाव होना है। वो नैरेटिव ये है कि जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने अपनी अपनी पार्टी से जो बगावत की या जो भी किया, उसको कोई भी शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, और जाके बीजेपी से हाथ मिलाया, उसको महाराष्ट्र की जनता इंडोर्स करती है या नहीं करती है। क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार को उस सहानुभूति का फायदा मिलेगा? और अगर सहानुभूति का फायदा मिलेगा तो फिर परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, और अगर सत्ता का खेल सफल हुआ कि भाई सत्ता में चलेगा कुछ भी हो, तो फिर दूसरी स्थिति होगी। तो वहाँ फैसला ये होना है। इसमें मुझे बड़ा दिलचस्प रुमाना जो एक चीज़ समझ में आती है, जो मैं कई बार कह चुका हूँ कि अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में फैसले आ जाते हैं लोकसभा चुनाव में, तो क्या चुनाव आयोग अपना फैसला बदलेगा पार्टियों की मान्यता का? क्योंकि उसने जो आधार दिया था वो तो एमपी और एमएलए की उस पर ही दिया था। सही। ये बड़ा एक मतलब पेच भविष्य में आएगा अगर नतीजे वैसे आए, और नहीं तो फिर जैसा है वैसा होगा। लेकिन मुझे एक चीज लगती है कि ये जो 18 और 30 का जो दिखाया है, ये जो स्विंग सीटें हैं आपकी, स्विंग सीटों पर बहुत कुछ तय करेगा। ये आंकड़ा बदल सकता है अगर स्विंग सीटों में कुछ हेरफेर हुआ तो। बिल्कुल, इसीलिए तो, और वो नंबर छोटा मोटा नहीं है, मतलब 48 में से 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप कुछ भी नहीं कह सकते, और सिर्फ 3% के भीतर वोट शेयर इधर से उधर हो जाता है तो खेल पूरी तरीके से पलट सकता है। बड़ी सही बात विनोद जी ने बोली है। बागी, अब बागियों को महाराष्ट्र की जनता इस बार रिवॉर्ड देने जा रही है या बागियों का महाराष्ट्र की जनता हिसाब करने जा रही है? कुल मिलाकर इसी पर महाराष्ट्र का जो सियासी फैसला है 24 चुनाव का, उस पर मोहर लगने जा रही है। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बताएं, एबीपी न्यूज सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इस पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। महाराष्ट्र में हवा तेज चल रही है। इस चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। अपनी जबान में वो कह रहे हैं बीजेपी की टोपी उड़ने वाली है। महाराष्ट्र में इस बार बाजी पलट जाएगी। सुनिए। महाराष्ट्र में आज पहले चरण का जो प्रचार रहा वो थमने जा रहा है, और ऐसे में महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता है वो विदर्भ में आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता संजय जी राउत। हम उनसे बातचीत करके जान लगे। राउत साहब, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से लोगों को मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, क्या हवा चल रही है यहाँ पे विदर्भ में? हवा बहुत तेज चल रही है, बीजेपी की टोपी उड़ जाएगी। अब देखो, जोरदार हवा है। महाविकास आघाड़ी, इंडिया गठबंधन विदर्भ में, बाजी पलटी की विदर्भ में। वोटर का सर्वे में तो आप सर्वे छोड़ दीजिए, सर्वे क्या होता है? वोटिंग के दिन देखिए क्या होता है, 4 जून के दिन देखिए क्या होता है। सर्वे करते हैं लोग, चले जाते हैं। जहां अब तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो गया वहाँ भी बीजेपी जीत रही है। उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। मुंबई में, नासिक में सर्वे में आया है बीजेपी जीत रही है। वहाँ कौन सा सर्वे है ये? ऐसा सर्वे चलता है क्या? आपको क्या लगता है जनता ने क्या तय किया है? क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हमारा मिशन 55 सक्सेस होगा। हाँ, 55 हो सकता है महाराष्ट्र में। 45 सॉरी, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तो ये बीजेपी वाले या उनके जो 7 लोग हैं, ये 48 से 50-60 तक जा सकते हैं।
तो महाराष्ट्र को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ चुका है और सर्वे का जो नंबर है वो ये बता रहा है कि पिछली बार मतलब 2019 के मुकाबले एनडीए को महाराष्ट्र में 11 सीटों का नुकसान हो सकता है। इंडिया गठबंधन 18 सीटें इस बार महाराष्ट्र में जीत सकती है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण में आप जानते हैं 102 लोकसभा सीटें हैं, 21 राज्यों में फैली हुई हैं और पहले चरण के लिए वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। तो 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए। और इन राज्यों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5 सीटें, असम की 4 सीटें हैं, मेघालय की 2 सीटें हैं, मणिपुर की 2 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल की 2 सीट, महाराष्ट्र की 5 सीट, तमिलनाडु की सभी 39 की 39 सीट, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज आज चुनाव मैदान में ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में प्रचार का आखिरी दिन 19 अप्रैल को राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। ऐसे में आज प्रचार का आखिरी दिन और पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी प्रचार में जुटे हुए हैं। दावा कर रहे हैं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा। मतलब जो 2014 में हुआ, जो 2019 में हुआ, वही 2024 में होगा। क्लीन स्वीप की हैट्रिक इस बार बीजेपी लगाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त हम उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और सबसे जो यहाँ की इंपॉर्टेंट सीट बताई जा रही है गढ़वाल की, वहां पर हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि जिस दिन प्रचार की शुरुआत आपने की, उस दिन से लेकर के अब आते आते जब प्रचार का आखिरी दिन है, क्या बदला है और कॉन्फिडेंस जो तब था वो अभी है या और बढ़ा है, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जिस दिन मैंने चुनाव प्रचार शुरू किया तो मुझे लगता था कि जो इस पूरे चुनाव में गढ़वाल जो लोकसभा है इसके विकास की बातचीत होगी, कैसे विकास करना है इस सब पे चर्चा होगी। मैंने उसको एक पॉजिटिव अपना जो प्रचार किया और क्या हमारा गढ़वाल को लेकर विजन है, कैसा गढ़वाल बनना चाहिए, कैसा उत्तराखंड बनना चाहिए, कैसे यहाँ तीर्थाटन बनना चाहिए, तीर्थाटन को कैसे यहाँ की आर्थिकी के साथ जोड़ना है, रोजगार के साथ जोड़ना है, पर्यटन को कैसे करना है, पर्यटन को अलग अलग हिस्सों में करना है और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को कैसे करना है, हमारे यहाँ जो योगा और वेलनेस का है उसको कैसे करना है, इस सब पे चर्चा मैंने की भी। लेकिन मेरे को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कांग्रेस के जो हमारे विपक्षी प्रत्याशी थे, उन्होंने पूरे चुनाव में केवल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, खराब बातें करना, निजी हमले करना, प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, मेरे परिजनों के लिए, मेरे मित्रों के लिए खराब शब्दों का प्रयोग करना, यही किया। मेरा ये मानना शुरू से रहा था कि इससे हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। गणेश गोदियाल को लेकर मैं सवाल सर आगे आपसे पूछने वाली थी, लेकिन आपने जिक्र कर दिया उनका। वो जहां जहां भी जा रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, वो जहां जहां जा रहे हैं आप पर सीधे वो अटैक करके कहते हैं कि वो तो दिल्ली में बैठते हैं, उनको तो गढ़वाल के बारे में पता ही नहीं है, वो तो अनजान है आप लोगों के लिए, फिर आप उनको क्यों चुनिएगा? आप तो मुझे चुनिए जो मैं आपकी बात। देखिए, मेरे पास हर सवाल का जवाब है और मैं इन सब सवालों का जवाब जानता हूं कि क्या है, लेकिन इससे गढ़वाल के लोगों को क्या मिलेगा? ये फैक्चुअली भी गलत है। वो मेरे से ज्यादा समय वो बंबई में रहे हैं, उनके बारे में सारा है, मतलब उनके पास जो वाहन है उसके क्या नंबर है, वो सब बंबई के हैं, उनके घर बंबई में, उनके परिवार बंबई में, उनका व्यवसाय बंबई में, उनका सब कुछ बंबई में। लेकिन कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे झूठ को बार बार बोला जाता है। जो व्यक्ति खुद बाहर रहता हो, जिसने सारी शिक्षा दीक्षा बाहर हुई, जिसका व्यवसाय बाहर रहा हो, और वो दूसरे आदमी को बोले, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, गढ़वाल तो आपकी मातृभूमि है बलूनी जी, और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपको अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का मौका मिले। गढ़वाल आपके लिए क्या है सर? देखिए, मेरे लिए तो ये जो चुनाव में लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में भी मातृभूमि का कर्ज चुकाने का मौका है। जहाँ मेरे पुरखों ने रहे हैं, जहाँ मेरे पुरखों ने जिन पगडंडियों में चले, उन पगडंडियों का कल्याण करना है, वहाँ लोगों का भला करना है। हमारा बहुत बड़ा युवा वर्ग बढ़ा हुआ है, उस युवा वर्ग के लिए कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे महिलाओं के लिए यहाँ कुछ करना है। देखिए, ये प्रधानमंत्री के चुनाव का
मतदान होना है और सब लोगों ने मन भी बना लिया कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और एक आपको रोचक बात बताता हूँ कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, दूसरा कोई प्रत्याशी भी नहीं है। अब कांग्रेस के लोगों ने किसने कहा मना क्या कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बोलिए ना रोज सोनिया जी बनेंगे, क्यों नहीं बोलते आप? वो भी बोले हम अपने नेता को कह रहे हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री बनेगा, क्यों नहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रियंका जी को बनाएंगे, किसको नाम तो लीजिए ना कोई एक। हम उनको मना थोड़ी किया, उनके पास जब नहीं है प्रत्याशी तो मैं क्या इसमें मैं कहां से लेके आऊंगा उनके लिए प्रत्याशी कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, मेरा ख्याल तो बहुत अच्छा है। मेरे को क्या, उनका कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता है, वो कांग्रेस के लोग करें, पूरा देश उनके बारे में जो विचार है जानते हैं, आप भी जानती हैं क्या विचार है सबका। लेकिन अगर चुनाव प्रधानमंत्री का होना है, अपने नेता का होना है, तो जरूर अपने अपने नेताओं को रखना चाहिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम, मेरे लिए सौभाग्य है कि मेरे पास एक ऐसा नेता है। आप अपने नेता का नाम नहीं ले पा रहे तो मैं क्या करूं? सर, एक सवाल मेरा, ये राजनाथ सिंह जी का जिक्र आपने किया और वो यहाँ पर थे, और ये सवाल सब जो गढ़वाल के लोग हैं उनके भीतर भी है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सांसद नहीं चुन रहे हैं आप, बल्कि अनिल बलूनी को ये सोचकर आप वोट करिएगा कि आप कुछ बड़ा चुन रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो समझदार है उसके लिए इशारा ही काफी है। वो क्या इशारा कर रहे थे, जरा बता दीजिए दर्शकों को। पता नहीं, वो तो वही बता पाएंगे। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उनका शायद कहने का तात्पर्य ये भी रहा होगा कि आप सांसद नहीं चुन रहे, अपने घर का बेटा, अपना भाई, अपना साथी चुन रहे हैं, ये भी एक हो सकता है। गढ़वाल सीट पर मुकाबले में आप किसी को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं आखिरी दिन प्रचार के? देखिए, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है, अभी तक इस लोकसभा में 4,500 से अधिक लोग, 4,500, 4,800, 5,000 कुछ ऐसी संख्या है, क्योंकि रोज वो बढ़ रहे हैं लोग। तो कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उत्तराखंड के अंदर लगभग 12-15 हजार के आसपास लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी भी ज्वाइन कर चुके हैं। वो कहीं उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचा, उनके पास विजन भी नहीं है, उनके पास काम करने की क्षमता भी नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप भी आगे के लिए नहीं है। जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है और जनता ये भी चेक कर चुकी है कांग्रेस को वोट डालना खराब करने के समान है अपना वोट। उनकी सरकार भी नहीं बनने वाली है, उनके पास प्रधानमंत्री पद का भी कोई प्रत्याशी नहीं है। उनकी 30-35 सीटें पूरे देश में आ जाएं तो पर्याप्त होगा उनके लिए, तो इसलिए लोग रिजेक्ट कर चुके। 400 पार का नारा सर, ये कितना प्रासंगिक है आपको लगता है? क्योंकि आप पर सीधे सीधे कहा यह जा रहा है कि आप तो बस हवा बना रहे हैं। आप कैसे करेगा, क्योंकि आप नेशनल मीडिया इंचार्ज भी हैं भाजपा के। यही बात 2019 के चुनाव में जब हम 300 पार कहते थे तो यही बात की जाती थी। जब हमको कहा जाता कि 300 पार नहीं होगा, हमने 300 पार किया। मोदी जी ने हमारे लिए टारगेट सेट कर दिया कि 400 पार, तो हम सब लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य है, हम 400 पार करके रहेंगे। और पूरे देश के अंदर माहौल बन रहा है। आपके टीवी चैनल का भी कल का आप सर्वे देख लीजिए, उसमें भी आ रहा है कि किस तरीके से 400 पार की तरफ हम लोग। 400 पार तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, अरे अभी चुनाव बाकी है ना भाई। हाँ। अभी देखिए ना, अभी आप 400 पार आप भी कर देंगे कुछ दिनों बाद, और 4 जून को देश भी कर देगा। अच्छा, राम मंदिर का मुद्दा है यहाँ पे उत्तराखंड? राम मंदिर का मुद्दा प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक हिंदू के लिए। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि आपका बहुत बिजी आज का पूरा कार्यक्रम होगा, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि अब तो तैयारी पूरी हो चुकी होगी, आखिरी वक्त में तो ये अब इम्तिहान का वक्त है, अब डर घबराहट है अंदर की हार जीत को लेकर नहीं होगा? इसी प्रकार की घबराहट है, इस प्रकार की घबराहट है। नंबर कितने आएंगे? हाँ, मैं वही बताता हूँ। इसी प्रकार की घबराहट है, जैसे एक बहुत ही मेरिटोरियस और बहुत ही विद्वान स्टूडेंट होता है और उसको लगता है कि 100 आएंगे कि 99 आएंगे, इतना ही बस घबराहट है, इसके अलावा कुछ। हार जीत का कुछ नहीं है? मैंने कहा ना, 99 और 100 का मामला है बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और हमसे जुड़े। तो ये थे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी जी। तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात वो लगातार रख भी रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज अधिकारी के साथ दीपा बाफिला, गढ़वाल। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट, जहां पर 19 अप्रैल पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। प्रचार के लिए प्रियंका गांधी पहुंची और क्या कह रही हैं, सुनते हैं। वो भी चंदा दे रहे हैं, उसमें पता चला कि किसी पर आपने छापा मारा, उन्होंने चंदा दे दिया, अचानक उन पे से केस उठ गए, यही पता चला ना। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे है? इनसे भ्रष्ट तो कोई है नहीं, ये इन्होंने तो भ्रष्टाचार का बाकायदा सिस्टम बना दिया और जब पकड़े गए तब कहने लगे कि भाई पारदर्शी सूची है। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। जनता को जागरूक बनना पड़ेगा कि जनता के साथ कितना विश्वासघात हो रहा है आज के दिन। सब जितनी भी देश की संपत्ति है वो ज्यादातर इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे चुके हैं। ये जहाँ से रोजगार बनते थे वो सारे साधन बंद हो गए हैं। छोटे मध्यम बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार, दुकानदार, जो अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं देश में, तो
जो गिने चुने इनके दोस्त हैं, दो चार लोग हैं, उनको पूरी देश की संपत्ति आपने दे दी। इससे बड़ा भ्रष्टाचार बताइए क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि आप पैसों के बल पर चुनी हुई सरकारों को आप खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इससे बड़ा एक लोकतंत्र में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? मैं तो समझ नहीं पाती हूँ कि पब्लिक देख रही है, पब्लिक जान रही है कि इस विधायक को 100 करोड़ दिए, उस विधायक को 50 करोड़ दिए, सरकार गिरा दी। अब भाजपा की सरकार आ गई, 2 महीने पहले हमने किसी और सरकार को चुना था। पब्लिक देख रही है, लेकिन पब्लिक चुप है, मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि आप मीडिया के लोग ना उनसे सवाल करते हैं। मैंने देखा इंटरव्यू, लेकिन सवाल क्या पूछे इंटरव्यू में भाई? सवाल ये पूछिए ना, पूछिए नारी शक्ति की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में जो हुआ अलंकृता के साथ, उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं जिन्होंने उनके साथ अत्याचार किया? हाथरस में जो हुआ, उन लोगों का संरक्षण किसने किया जिन्होंने वो अत्याचार किया? उन्नाव में जो हुआ, जो उस लड़की को जलाया, उनका संरक्षण कौन कर रहे हैं? तो इन चीजों का जो आप लोग पूछिए ना, आपका काम है पूछना, आप पूछते नहीं है, हमसे सारे सवाल उठाते हैं। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है जनता के लिए लड़ना, और हम लड़ते रहेंगे। एएनआई तो सबसे सवाल पूछता है। एक सवाल आखिरी मेरा रहेगा कि इंडिया अलायंस आपने बनाया, इस बार जो एनडीए है वो कह रहा है हम 400 पार कर रहे हैं। इंडिया ने अभी अपना जो सीट्स है वो कोट नहीं किया है। आप अगर एएनआई पर सीट्स कोट कर दें तो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे? यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370। अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है? हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। तो प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लेते हुए चुनावी बॉन्ड के मामले पर और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर। राम जन्मोत्सव, रामनवमी का पर्व जो है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन अयोध्या में तो आज इस पर्व की छठाई निराली है। इस मौके पर अयोध्या में आज रामलला का सूर्य तिलक हुआ। स्वयं सूर्यदेव ने आकर प्रभु श्री राम का सूर्य अभिषेक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये अद्भुत तस्वीरें देखी हैं। इस अलौकिक छठा के भागीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने। असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज दोपहर 12 बजे जब स्वयं सूर्यदेव ने प्रभु श्री राम का सूर्य अभिषेक किया, उस समय की ये तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों को साझा भी किया। तो रामनवमी पर यह अनोखा संयोग, रामलला का ललाट जो सूर्य किरणों से जगमग जगमग हो उठा। 500 साल के इंतजार के बाद आज वो घड़ी आई जब प्रभु श्री राम अपने जन्मोत्सव के मौके पर अपने दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में हैं, और ऐसे में आज का रामनवमी का ये पर्व और अद्भुत और अनोखा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज इस पर्व पर स्वयं सूर्यदेव प्रभु श्री राम सूर्य अभिषेक करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आज दोपहर 12 बजे की हैं जब सूर्य की किरणों से प्रभु श्री राम का ये अभिषेक किया गया। उस समय गर्भगृह की जो तस्वीर थी वो भी आप देख रहे हैं, और कैसे इस अद्भुत अलौकिक दृश्य के गवाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने वो भी आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव प्रचार के दौरान राम भक्ति भी लगातार जारी है, और इस बीच एक बार फिर दिग्गज जो पूरा जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को जो पहले चरण की वोटिंग होनी है उसके लिए आज शाम में चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थमने वाला है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे, और ऐसे में कांग्रेस नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार खुद हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हैं, उन्हीं के प्रचार में हरीश रावत पहुंचे, और वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इस चुनाव में ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है।
उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हर पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं और उनके बेटे वीरेंद्र रावत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश जी, ओपिनियन पोल के नतीजे भी 5 सीटें जो हैं वो भाजपा के नाम दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं कोई कसर रह गई? ये पुराना ओपिनियन पोल है। पुराने ओपिनियन पोल को भाजपा की मदद करने के लिए यदि कोई दिखा रहा है तो ये उस चैनल का उनका अपना दिवालियापन है, अपनी विश्वसनीयता को खतरे में डाल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, 2 बार से चुने हुए सांसद को बदलना पड़ा भाजपा को, क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी हावी थी या फिर हरीश रावत के बेटे थे, हरीश रावत का चेहरा? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि 10 साल जो सांसद रहे उनके साथ कई सवाल लिपट गए थे तो भाजपा ने उनको पीछे कर दिया और ऐसे व्यक्ति को जो है उम्मीदवार बना करके लाए जिसको 3 साल 8 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद उनको हटाना पड़ा, मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा गया क्योंकि वो चुनाव जिताने में सक्षम नहीं थे। उनको हरिद्वार के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चर्चिया यार किसके, चर्चिया मतलब जो दम लगाने वाले होते हैं, चर्चिया यार किसके दम लगाई खिसके। तो ये भाजपाई जो है चर्चिया हैं, सांप्रदायिकता के चर्चिया हैं और दम लगाते हैं। पहले एक को आगे करते हैं, फिर उसको पीछे कर देते हैं, फिर नए को लेकर के आ जाते हैं। हर बार चेहरा बदल करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरीश रावत जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, जो यहाँ पर आखिरी दिन के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और उनके बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर बड़ा आरोप भाजपा पर कि इस हरीश रावत का कहना है कि उनको डर सता रहा है कि भाजपा जो है वो ध्रुवीकरण का काम कर सकती है, पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही है, जो अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती रही है उत्तराखंड में बीजेपी पर। तो उनका कहना है कि इस दम पर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनका कहना है कि उनके साथ जनता है और उन्होंने जो काम किए थे अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उस कामों के भरोसे वो चुनाव जरूर जीतेंगे। कैमरा मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, हरिद्वार। और इस हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि हरिद्वार सीट से एक बार फिर बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत दावा कर रहे हैं बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनेगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण यानी कि 19 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भी हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में हरिद्वार भी हॉट सीट बनी हुई है। इसके पीछे कई वजह हैं। एक सबसे बड़ी वजह तो ये कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दी है। ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहां से रमेश पोखरियाल निशंक जो 2 बार से सांसद रहे हैं, उनकी जगह त्रिवेंद्र रावत जी आए हैं और क्या बदलेगा और कितना उनको समर्थन मिल रहा है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप बहुत व्यस्त हैं आजकल, लेकिन आपने समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि शायद आपके लिए अच्छी भी बात है कि एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे आ जाया है और उसमें ये बताया कि 5 सीटें जो हैं वो भाजपा जीत रही है उत्तराखंड में। आपका क्या मानना? नहीं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि उत्तराखंड ये भाजपा का है और भाजपा का रहेगा। बस हमारी अगर थोड़ी बहुत चिंता है तो मार्जिन को लेकर के कि मार्जिन हमारा पहले से बेहतर कैसे हो और उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके अगेंस्ट में जो खड़े हैं कांग्रेस के वीरेंद्र रावत, उनके बारे में अगर बात की जाए तो इस वक्त कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा किसी के लिए प्रचार कर रहा है तो वो हरीश रावत ही नजर आ रहे हो अपने बेटे के लिए, और किसी सीट पर शायद कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस का नजर भी नहीं आ रहा। तो आपके लिए चैलेंज बड़ा है कि आप किस तरीके से सोचें? नहीं, देखिए, उनके लिए प्रियंका जी आई थी। सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस में राहुल के बाद प्रियंका गांधी का है, तो ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां हमारे लीडर आ रहे हैं, योगी जी आए, मोदी जी आए, तमाम लीडर आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे मजबूत पहलू है वह हमारा बूथ लेवल पर जो पार्टी का जो संगठन का ढांचा है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और जो किसी और पार्टी के पास नहीं है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर इस चुनाव को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और जब 19 तारीख को मतदान होगा, 4 जून को गणना होगी, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी कि कार्यकर्ता किसके पास है।
तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जो अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त भी हैं और कह रहे हैं कि जीत कर आते हैं तो संतुलित विकास भी हरिद्वार का होगा, हर सेक्टर में विकास दिखेगा और जब तक होता है उसको काम को आगे भी बढ़ाएंगे। देखना होगा नतीजे किस तरफ बैठते हैं, लेकिन सर्वे फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पक्ष में जरूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, देहरादून।